हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीसो क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी का क्लास 6 एंड इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड विथ हैप्पी लर्निंग। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है और आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं, यानी टीवी पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। अगर आप किसी रिलेटिव्स के पास फ़ोन करते हैं तो उनका ज़्यादातर हाल समाचार यही होता है कि आपके उधर या आपकी साइड मौसम कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, इस तरह से सवाल करते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले चेंजेस को कहते हैं और इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल हैं। और उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या ठंडा होता रहता है और यह आसमान में बादल भी छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा होती है। और आपने ध्यान अगर दिया होगा तो बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, यानी जो गर्म कपड़े हैं वो उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। और आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम। आइसक्रीम तो सबका ही फेवरेट है। और इसके विपरीत आप ऐसे भी दिन होते हैं जब आप ऊनी वस्त्रों के बिना हमें ठंड लगती है और इसीलिए हमें ऊनी वस्त्र पहनने पड़ते हैं। जैसे में ठंडी और तेज हवाएं चलती है और इन दिनों में हमें गर्म चीज़ें खाना पसंद होता है। सामान्यतः भारत में मौसम, जो प्रमुख मौसम होते हैं वे दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम यानी विंटर होता है और मार्च से मई तक गर्म यानी समर का सीजन होता है। और जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। अब बात करेंगे शीत ऋतु, यानी शीत ऋतु जो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। यानी अगर किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पे जो मौसम है वो गर्म होगा, लेकिन ना पड़ने की वजह से यहाँ पर जो तापमान है वो कम रहता है और इसी वजह से इसे शीत ऋतु कहेंगे। देखिए, अब ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं गर्मी का मौसम, जिसमें गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं और इसी वजह से तापमान बहुत अधिक हो जाते हैं और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती है, जिसे हम लू कहते हैं। आपने न्यूज़ में भी बहुत देखा होगा कि आज गर्मी का टेम्परेचर जैसे बहुत ज़्यादा है, ऐसे करके वे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कब कितना टेम्परेचर है। देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पढ़ा, दक्षिणी पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मौसम के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है और इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर आती है, यानी समुद्र से स्थल की ओर इसका बहना, हवाओं का बहना होता है और वे अपने साथ नमी भी लाते हैं। और जब भी ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है और इसी समय वर्षा भी हम देख सकते हैं। मानसून के लौटने का मौसम यानी अक्टूबर नवंबर, तो इसमें आप देखेंगे इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का समय होता है। और भारत में दक्षिणी भागों में विशेषकर यानी मेन देखेंगे आप तमिलनाडु में और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। और इसी समय आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा, जैसे अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उससे पहले भी बल्कि आप देखेंगे बाढ़ की जितने भी न्यूज़ वगैरह है टीवी पे आप देख सकते हैं और देखेंगे बहुत से क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं। और इसी तरह किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है और मानसूनी शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर होता है। यानी भारत में कृषि लोग हैं, फार्मिंग करते हैं, वे ज़्यादातर बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन अगर जिस समय में मौसम अच्छा है और फसल उत्पादन भी अच्छे हुए हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई है। अगर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर फसलों का नुकसान भी हो जाता है। देखिए, अब हम देखेंगे किसी स्थान की जलवायु, जैसे उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तक उच्चावाच पर निर्भर करती है। यानी वहाँ के
जलवायु और स्थान पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव भी हम देख सकते हैं। और राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसे जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर यहाँ बहुत ही ये ठंडे स्थान है। जैसे कि द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दरसाल और कारगिल। और तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है और वे ना ही अधिक गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी। तो समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र यानी नमी वाले होते हैं। और इस विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होता है। यानी जो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक वर्षा विश्व में कहाँ होता है, तो मासिनराम बोलेंगे आप। और सबसे कम अगर देखा जाए कि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होता ही नहीं है, यानी जो सबसे कम वो जैसलमेर और सबसे ज़्यादा मासिनराम। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पे भूमिगत परत है और इस पे जो पेड़ है ये कितनी ऊंचाई तक यानी 60 मीटर तक जा सकती है। अब आप देखेंगे वनस्पति, ये भी वनस्पति का एक हिस्सा है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं और हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। यानी इनमें पत्ते जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं और बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति, यानी आपने उस वनस्पति या उस पेड़ को उगाने में कोई भी मदद नहीं किया, कोई भी परिश्रम नहीं किया। और ऐसे पौधे उगने वाले या ऐसे जो पेड़ है उन्हें हम प्राकृतिक यानी प्राकृतिक रूप से उपजने वाले जितने भी वनस्पति उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और क्या आप ये सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार ये अलग है और अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग ये अलग अलग दिखने को मिलते हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जलवायु के विषम विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। हम वनों की आवश्यकता क्यों है, यानी हमें जितने भी जंगल हैं उनकी आवश्यकता क्यों है? तो आप सभी जानते हैं मेन सोर्स है इसका ऑक्सीजन, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण ये करते हैं। और पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती है। यानी अगर ये पेड़ पौधे की जड़ें हैं तो वो जमीन में तो है, लेकिन उन्होंने सिर्फ जमीन में होने का कार्य ये नहीं है कि बस वे नीचे से बढ़ रहे हैं और ऊपर से बढ़ते हैं। इनका ये मुख्य कारण है कि वे मिट्टियों को बांध कर रखते हैं और इसी वजह से उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। और वनों में ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो ये सारे सामान भी हमें जंगलों से ही मिलते हैं, इसलिए हमें जंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास, यानी जितने भी जानवर हैं उनका जो घर है वहीं पे होता है, इसीलिए ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के ऊपर आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि और इनके लिए बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं और बहुत सारी स्कीम निकाली जाती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ से कितनी सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे शहद, फल, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान यानी लकड़ी के थ्रू आप बैट और हॉकी के सामान बना सकते हैं, टेबल, कुर्सी, मिट्टी को बांधना और रबड़, इमारती लकड़ियाँ, प्राकृतिक निवास, वन्य जीवों का और लाख, गोंद एवं फल इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पौधों से और पेड़ों से उपलब्ध होते हैं। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा। और वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां भी पाई जाती है तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप यानी सांप, उभयचर और पक्षी, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। जैसे बाघ एक राष्ट्रीय पशु है यानी नेशनल एनिमल है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। और गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है, और जहां हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे
असम के जंगलों में घूमते हैं और हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कक्ष के रण में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। देखिए, भारत में पक्षियों की ऐसी भी प्रचुरता है जहाँ जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय यानी नेशनल बर्ड है। एंड भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं और अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं और उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। यानी बहुत से ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि पक्षियों की देखभाल की जाती है। और क्या आपने ऐसे क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? यस, जैसे आपने पक्षियों में मोर देखा, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बहुत से पक्षी। जैसे भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं कैरेट प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घटती जा रही हैं। यानी लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए वनों को तो काटते हैं, लेकिन उससे वहां पर उन जानवरों को बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है और वो तभी शहरी क्षेत्रों की ओर अपना स्थान ग्रहण करने की सोचते हैं। और बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जहां सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी बहुत सी परियोजनाएं स्टार्ट की हैं। और आप देखेंगे कि पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर वर्क है कि क्या आप इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं और आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों की जब खरीदारी करेंगे ही नहीं तो ये जो लोग हैं और इन सब के शिकार करके इन चीज़ों को बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये उनके लिए एक स्वार्थ है और उनके जीवन का मतलब है। और अगर आप इन चीज़ों को खरीदने से इनकार करते हैं तो ये उन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही वे उन चीज़ों के लिए जानवरों को मारेंगे। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, आज का चैप्टर नंबर 8। अब ज्योग्राफी की बुक्स में केवल 8 ही चैप्टर हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक्स को। इसके लिए आपको आगे की वीडियोस देखनी है और आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को अच्छे से टाइम पर देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।